अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, तो हमारा चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। जी हाँ, ये सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स पेपर का हमारा जो आपका मेन कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स ये है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपका सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट के बारे में क्या क्या जाना था। सबसे पहला टॉपिक हमारा था एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का एनालिसिस करना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जब भी आपको कॉस्ट जानना हो ना, तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, यानी कि प्रोडक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा। यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रोडक्शन का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कॉस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। कॉस्ट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट करना। कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए दो तीन चार बातें आपको तो पक्का से पक्का पता करनी ही पड़ेगी। किस स्केल का ऑपरेशन करना है, किस स्केल का, किस साइज का आउटपुट या क्वांटिटी, मतलब कितना आउटपुट बनाना है आपको, क्या प्राइस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और अदर इकोनॉमिक बिहेवियर जैसे कि टेक्नोलॉजी, टाइम कंस्ट्रेंट, फिर आपके मशीन का इफिशियंसी कितना है। ये सारी बातों का एनालिसिस करने के बाद आप कॉस्ट का एनालिसिस कर पाओगे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देखा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कॉस्ट फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था। जैसा कि आपको पता है ना, जब कभी भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं, यानी कि इक्वेशन जैसा समझ लो, इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई को यूज करते हैं। वो एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल होता है। उसमें एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोगों की जब बात आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कॉस्ट है तो हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, या फिर पर यूनिट कॉस्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही सारी बातें जो अभी अभी हम लोगों ने जाना था एनालिसिस करते वक्त में, स्केल ऑफ ऑपरेशन, आउटपुट का क्या साइज होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस होगा, और अदर इकोनॉमिक वेरिएबल। जब हम लोग आपका जो कॉस्ट है यानी कि टोटल कॉस्ट या फिर पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, उसमें अदर फैक्टर को एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में फंक्शनल रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में और उसके कॉस्ट के डिटर्मिनांट्स में, ठीक है, जब फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं ना, तो उसको कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। इम्प्लिसिट कॉस्ट में मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर आपने रेंट पर जो है ना ऑफिस लिया, लेकिन उसमें एयर कंडीशन फर्नीचर अपने घर से ले आए। अगर आप घर से ले आए, अगर घर से नहीं लाते तो भाड़े पे अगर आपने एसी और फर्नीचर लिया होता तो महीने का कितना आपको चुकाना पड़ता पॉकेट से, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट तो है लेकिन आउट ऑफ पॉकेट नहीं, आपको पैसा से देना नहीं पड़ रहा है, किसी को चुकाना नहीं पड़ रहा है। यानी कि जैसे कि आपने खुद का आपने जो है ना सैलरी, भैया का सैलरी, या जो भी बिजनेस में आपके फ्रेंड को, भैया को आपने इन्वॉल्व कर रखा है, उन लोगों का सैलरी जो नॉशनल बेसिस पर आपने कंसीडर किया, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। एक्चुअल नहीं हुआ है, वो नॉशनल बेसिस पे कंसीडर किया है, उसी को इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। ये आउट ऑफ पॉकेट से निकला हुआ खर्चा नहीं होता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है, यानी कि मैन टू मैन वैरी होता है। जैसे कि आपके बिजनेस में आपने मुझे इन्वॉल्व किया, तो आप अंदाजा लगाओगे कि 1 लाख रुपए तक महीने की सैलरी इनकी बनती होगी, तो आपने मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट 1 लाख रुपए ऐड कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है, मैं पार्टनर हूं, आपको मुझको कुछ देना नहीं पड़ रहा, पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, प्रॉफिट में शेयर की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी वगैरह टाइप का कुछ देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने जॉब किया होता, आपके साथ बिजनेस नहीं किया होता, तो उस सिचुएशन में 1 लाख रुपए मिनिमम आपकी नजरों में मैं कमा रहा होता, इसलिए आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरा 1 लाख रुपए फाइंड आउट किया। मैंने अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट मान लीजिए 3 लाख रुपए फाइंड आउट किया, मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट 3 लाख रुपए होगा। तो यानी कि एक प्रकार का सब्जेक्टिव कंसेप्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि मैन टू मैन वैरी करता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं ले जाते हो, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नहीं होता है। यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट केवल डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की जहां तक हम लोग बात करते हैं ना, ये आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। जी हाँ, जो खर्चे आपके पॉकेट से होते हैं, जो आपको एक्चुअल में चुकाने पड़ते हैं, बिना चुकाए कोई ऑप्शन नहीं है, उसका आउटले कॉस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल का एक्सपेंडिचर। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है उसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करने के लिए काम आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने में काम आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जैसे कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट में डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, कितना शेयर किसको देना है, ये सारे खर्चे जो है, ये सारे डिसीजन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट केवल डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका अकाउंटिंग
अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग सबके लिए हेल्पफुल होता है। जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को टोटल कर देते हैं ना, तो उसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। जी हाँ, दोनों का टोटल, दोनों का कंबाइन कर देते हैं ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो इसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर अगर आप रेवेन्यू कमा रहे हो ना, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर आप रेवेन्यू कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉस्ट तक पैसा कमाना नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट से ऊपर भी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी। फिर हम लोगों ने देखा था आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? यहाँ पर कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने देखा था अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट करके एक कंसेप्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, जैसा कि आपने समझ लिया। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे ना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को, तो उसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहा जाता है। जहाँ तक हम लोगों की बात आती है कि अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में हम लोगों ने दोनों में जो डिफरेंस देखा। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट की कुछ और बात हम लोग कर लेते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है आपका लैंड। तो लैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप एग्जांपल समझो ना कि लैंड के बदले में अगर आपको वाकई में किराया चुकाना पड़ रहा है, पॉकेट से खर्चा करना पड़ रहा है, मकान मालिक को देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ पॉकेट हुआ, यानी कि वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ। लेकिन अगर आपने अपने बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में, जो आप ही का मकान का एक हिस्सा था, उसमें बिजनेस चालू कर दिया, सपोज दैट आपने बुटीक चालू कर दिया, कपड़े का बिजनेस चालू कर दिया, तो इसका मतलब आपको किसी को भाड़ा नहीं देना पड़ा, बस पापा का परमिशन लिया और आपने चालू कर दिया। तो अगर उसको भाड़े पे लगाए होते तो कितना किराया आ रहा होता, मिनिमम वैल्यू, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा और उसको इकोनॉमिक कॉस्ट में आप उसको कंसीडर करोगे। लेबर की जहां तक बात करते हैं, आपका खुद का लेबर, आपके भैया, आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्त जो भी इन्वॉल्व है, जिसको भी आपने पार्टनर के रूप में रखा है या किसी भी कारण से रखा है, उसको हर महीने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो देना नहीं पड़ता है, या सालाना, या जैसे भी। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं देना पड़ता है ना, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कि अगर वो मार्केट में काम कर रहे होते तो कितना कमा रहे होते हैं, ठीक है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को सैलरी वेजेस देना पड़ रहा है तो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। लैंड और लेबर की बात हम लोगों ने कर ली। अब कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल से आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस से प्रॉफिट होने का चांसेस है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल को अगर आपने बैंक में एफडी कर दिया होता तो कुछ तो इंटरेस्ट आ रहा होता, यानी कि वो जो इंटरेस्ट नहीं कमा के आप ये जो काम कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो ना, उस पैसे का, उसको बोलेंगे वो जो इंटरेस्ट कमा रहे होते तो कितना कमा रहे होते, वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। जहां तक बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको एंटरप्राइज बोलते हो। एंटरप्राइज में बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एंटरप्राइज में क्या होगा, रिवार्ड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रिवार्ड, लेकिन आउट ऑफ पॉकेट तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर आप रिस्क यहां पर बिजनेस में नहीं लगा के अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करते, अपनी एनर्जी कहीं और लगाते, तो आपको कुछ गेन हो रहा होता। वो एक तरह से आपका समझ लीजिए लेबर वाला जो कंसेप्ट हमने देखा था ना, सैलरी वेजेस वाला, वो वाली बात हो गई एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब तक हम लोगों ने समझ लिया है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो आप सैक्रिफाइस मेड करते हो, उस यानी कि अपॉर्चुनिटी को खो देते हो, जिस अपॉर्चुनिटी को आप खोते हो ना, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन था, बैंक में पैसा रखो या फिर बिजनेस करो। बैंक, आपने बिजनेस करना ऑप्शन चूज किया ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालसा में, ठीक है। तो आप अगर बैंक में पैसा रख के तो आपको कितना इंटरेस्ट आता, वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे हो तो वो इंटरेस्ट आपका कॉस्ट कहलाया। वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे हो इस बिजनेस करने की वजह से, इस अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से आपने सैक्रिफाइस कर दिया इंटरेस्ट का, बैंक के इंटरेस्ट का, यानी कि अपॉर्चुनिटी को फॉरगोन कर दिया। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना, अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं ना, तभी ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई भी खर्चा पॉकेट से नहीं जाता है। जी हाँ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यहां पर या आउटले नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपने यहाँ पर बैंक की बात की, पर्सन की बात की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, आपने बिजनेस करना चूज किया, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस करना चूज किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं जॉब करता तो मेरे को कितना सैलरी मिल रहा होता, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, वी विल डिस्कस डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। डायरेक्ट कॉस्ट को आप ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हो। डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हो आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट, पार्टिकुलर सर्विसेज को लेकर या फिर पार्टिकुलर प्लांट को लेकर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको मैं पूछूं कि अगर एक पेन बनाने के लिए मेरे को एक रिफिल खरीदना पड़ता है, एक पेन बनाने के लिए एक रिफिल लगता है, उसमें पेन के अंदर में रिफिल लगाना पड़ता है, तो 10 पेन बनाने में मेरे को कितना रिफिल लगेगा, तो आप बोल दो कि 10 रिफिल लगेगा। मैं अगर बोल लूं कि आपको एक रिफिल का दाम मेरे को 5 रुपये पड़ता है,
तो 10 पेन बनाना है, मेरे को एक रिफिल एक पेन में लगता है और उसके लिए 5 रुपये चुकाना पड़ता है एक रिफिल का। तो 10 पेन के लिए कितने रिफिल खरीदने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे 10 रिफिल खरीदना पड़ेगा 5 रुपये की दर से 50 रुपये का। यानी कि आपने जो आउटपुट है मेरा पेन, उसके साथ आपने जो है ना 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। हमारे जो कंपोनेंट लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे या लेबर लगेंगे, अगर डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो प्रोडक्ट के साथ बिना किसी के फॉर्मूला के अप्लाई किए हुए, 1 to 1 रिलेशन, एक एक से एक रिलेशन आप बना एस्टेब्लिश कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई लेबर बोला कि एक पेन बनाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, एक पेन बनाने में आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे का मैं 20 रुपया लूंगा, आधे घंटे का मैं आपको 20 रुपया लूंगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आधे घंटे का बंदा 20 रुपया लेता है तो 2 पेन बनाने में कितना रुपया लेगा, तो आप तुरंत 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश आप बता सकते हो कि 40 रुपये लेगा। यहाँ पर आपने कोई रेशियो फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप आपको पता चल गया। जैसे मैं बोलूँ कि मतलब एक एक 10 पैकेट बिस्किट बनाने में मेरे को 1 किलो आटा लगेगा, 1 किलो आटा लगेगा, यानी कि आप आउटपुट के साथ 10 पैकेट बिस्किट के साथ 1 केजी आटा लगेगा। आपने 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। नमक कितना लगेगा वो एस्टेब्लिश कर दिया, चीनी कितना लगेगा वो एस्टेब्लिश कर दिया, कलर कितना लगेगा, खाने वाला सोडा कितना लगेगा, ये सब एस्टेब्लिश कर दिया। इसका मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप है। ये जनरली रॉ मटेरियल और वेजेस का होता है और अदर खर्चे भी डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं, जिसको प्रोडक्ट का जो खर्चा होता है ना उसके साथ चार्ज किया जाता है, उसके साथ चार्ज किया जाता है मतलब ऐड किया जाता है। जैसे एक पेन बनाने में मेरे को 5 रुपये लगते हैं और 5 रुपये रिफिल का, तो 10 रुपये करके मैंने पेन का कॉस्ट निकाल लिया, उसमें 2 रुपये और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 12 रुपये में उसको सेल करूंगा। तो डायरेक्ट यानी कि ट्रेसेबल कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट की जहां तक बात करते हैं ना, वो आप प्रोडक्ट के हिसाब से 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं बोलूं कि मैं अपने फैक्ट्री में 10,000 पेन बनाता हूं एक महीने में, 10,000 पेन मैं एक महीने में बनाता हूं। अब ये बताओ कि मेरा 500 रुपये का बिजली बिल आया है उस मशीन को चलाने के चक्कर में। अब बताओ एक पेन में अब मैं पूछूंगा कि एक पेन के साथ आप 1 to 1 रिलेशनशिप डायरेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते हो क्या बिना कोई फार्मूला लगाए हुए? नहीं। आप फॉर्मूला लगाते हो कि 500 रुपया रेंट इलेक्ट्रिसिटी और डिवाइडेड बाय 50,000 पेन, तो पर पेन में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है आप इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर रहे हो। जैसे ही डिटरमाइन कर रहे हो, कोई फॉर्मूला लगाए हो, कोई इक्वेशन लगा हो, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या ऑपरेशन के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं निकाला जा सकता। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से वैरी करता है और आपका जो है वो इसमें जो एब्जॉर्व करवाओगे ना, जो प्रोडक्ट के साथ चार्ज करने के लिए जो है ना, आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला मार्जिनल अप्रोच से लगा सकते हो और एब्जॉर्प्शन अप्रोच, 2 अप्रोच से बताया गया है कि फॉर्मूला लगा सकते हो। फिलहाल मार्जिनल अप्रोच क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या होता है, वो आपका फिलहाल सिलेबस नहीं है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कॉस्ट के और हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। जहाँ तक हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको एग्जांपल मैंने लिया था कि सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट से तक वो वैरी नहीं करता है। जैसे मैंने बोला था कि अगर सरकार ने परमिशन दे रखा है कि एक बस में सिर्फ 20 बच्चे बैठ सकते हैं, 20 से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। कोरोना का टाइम है, अगर पकड़े गए तो बस वाले का बस सीज कर लिया जाएगा। अगर ये डर उसको अगर बैठा दिया तो वो 20 बच्चे से ज़्यादा तो अलाउ करेगा नहीं। अब आप लोग पिकनिक पे जाने वाले मानिए टोटल 27 लोग रेडी हो गए, 27 बच्चे रेडी हुए। अब जब 27 बच्चे वहाँ पर रेडी हुए हैं तो आप ये बताओ कि एक बस में तो होगा नहीं, एक बस की कैपेसिटी 20 की है मैक्सिमम, यानी कि सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक, यानी कि 20 बच्चों तक फिक्स्ड कॉस्ट वैरी नहीं किया। 20 बच्चों तक एक ही बस लगा, एक ही बस का कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन 20 से जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं दूसरा बस हायर करना पड़ेगा, यानी कि अगले 7 के लिए दूसरा बस हायर करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, आपने जो है ना एक लेवल तक, सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक जो कॉस्ट वैरी नहीं करता है। जैसे एक फैक्ट्री में आप 10,000 क्वांटिटी बना सकते हो एक महीने में, तो इसका मतलब आपने वैरी नहीं करा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसका प्रोडक्ट के साथ, आउटपुट के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है। ये टाइम के आधार पर या फिर नंबर ऑफ आउटपुट के आधार पर कि भाई 10,000 पेन बनाने के लिए मेरे को एक मशीन लगेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटपुट के हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब जहाँ पर बात करते हैं कि ये जो खर्चे होते हैं, फिक्स्ड खर्चे जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अवॉइडेबल होते हैं, एक नॉन अवॉइडेबल होते हैं, ठीक है। अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपको ये फिक्स्ड
फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं ना वो इनकर्ड करने पड़ेंगे, भले ही आप ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट बनाते हो। तो कोरोना के टाइम में सारी फैक्ट्रीज बंद थी, सारी कोचिंग सेंटर बंद थे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो चुकाना ही पड़ रहा था। बिजली बिल बच जा रहा था, पानी का खर्चा बच जा रहा था, वो सब वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन रेंट तो देना ही पड़ रहा था। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। इवन ज़ीरो आउटपुट आपका होगा, आपको खर्चा इनकर्ड ही करना पड़ेगा। जनरली फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल नेचर का नहीं होता है। जनरली फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल नेचर का नहीं होता है। जब कॉस्ट पर यूनिट आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो एग्जैक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे फिक्स्ड खर्चे का एग्जाम्पल है। जहाँ तक वेरिएबल खर्चे की बात करते हैं, वेरिएबल वैरी करता है आउटपुट के साथ। यानी कि जो पेन में रिफिल का मैंने खर्चा लिया बताया, वो रिफिल का खर्चा क्या हो गया, वैरी कर गया। 10 बनाए तो 10 रिफिल खरीदना पड़ेगा, 50 पेन बनाए तो 50 रिफिल खरीदना पड़ेगा। वैरी कर गया मतलब ओवरऑल में देखोगे कि 50 पेन बनाओगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 रुपये का रिफिल खरीद के लाना पड़ेगा। लेकिन पर यूनिट जो 10 रुपये था ना, पर रिफिल का जो प्राइस था ना, वो वैरी नहीं किया, वो कांस्टेंट रहा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का एक फीचर स्पेशल क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कांस्टेंट रहता है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड रहता है। यानी कि एक यूनिट में आपको अगर 50 रुपया लेता है लेबर बनाने का, तो इसका मतलब 50 यूनिट बनाओ तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि आपका पर यूनिट 50 रुपीज़। तो वो जो कांस्टेंट हुआ ना, उसने बोल दिया तो 50 रुपये लेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली आप बात अलग है कि ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये वेरिएबल कॉस्ट का फीचर्स, इसको मानते हो, ये आउटपुट के साथ वैरी करता है। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। जहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट की बात थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बोला था अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल। नाम से ही जाहिर है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रकार का अवॉइडेबल होता है, दूसरा अनअवॉइडेबल होता है। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड मतलब आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने जो है ना नौकरी पे स्टाफ को रखा है और उसको बोला है कि मैं आपको 10,000 रुपया महीना दूंगा, तो आप 10,000 रुपया महीना दोगे तो स्टाफ को खाली बिठा के भी रखोगे ना, फिर भी उसको 10,000 देना ही पड़ेगा। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस भी कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। चाहे आप कुछ करो ना करो, 10,000 तो देना ही पड़ेगा, वो आपका कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। या और दूसरा कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट हुआ प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन सब का खर्चा जो हो गया ना, चाहे वो डेप्रिसिएशन के नाम पर हो, या रेंट के नाम पर हो, या टैक्स के नाम पर हो, या इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे हो, या लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट के नाम पे हो। ऐसे खर्चे जो है ना कमिटेड हो गए, जो आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि अनअवॉइडेबल होते हैं ये। अनअवॉइडेबल होते हैं ये एक प्रकार का जो होते हैं ना फिक्स्ड खर्चे होते हैं। आपका आउटपुट वैरी के साथ ये शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म में देखिए आउटपुट वैरी के साथ यहाँ पर दो बातें लिखी गई है। शॉर्ट टर्म में ना कंट्रोल इसको नहीं किया जा सकता, आउटपुट के साथ शॉर्ट टर्म में जो है ना इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात तो आपने यहाँ पर ये देखी कि आउटपुट वैरी के साथ शॉर्ट टर्म में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। दूसरी बात आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखी, दूसरी बात यहाँ पर देखी कि लॉन्ग रन में कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि लॉन्ग रन में आप चाहो ना तो आप अपना प्रोडक्शन का जो है ना 50 यूनिट के लिए आपको एक लेबर लगते थे, आप 50 यूनिट मत बनाओ, 50 यूनिट के लिए आपको 2 लेबर लगते थे, आपने एक लेबर को निकाल दिया, सर 25 यूनिट ही आप बनाने का सोचा। तो लॉन्ग रन में ऐसा ले सकते हो, लेकिन वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा। कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट को लॉन्ग रन में कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव था ना कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, उसको कम करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का अवॉइडेबल होता है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। यानी कि मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन होता है, मैनेजमेंट का विचार होता है कि हमको काम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। यानी कि आपने जो है ना वेरी शॉर्ट टर्म में तो ये अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ना ये आपके बिना ऑब्जेक्ट को सैक्रिफाइस किए हुए इसको अवॉइड कर सकते हो, इसलिए इसको अवॉइडेबल बोला गया है। जैसे कि फिलहाल जो है मेरे को 1,000 यूनिट बनाने का है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं 4,000 यूनिट बनाना चाहता हूँ। लेकिन 1,000 यूनिट बनाने में मान लीजिए मेरे को 1 लाख का खर्चा होता है, तो 4,000 यूनिट बनाने में 4 लाख का खर्चा होगा। तो फिलहाल ये मेरा एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ये मैं प्लान कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ कि नहीं रहने दो, अभी समय काल ठीक नहीं चल रहा है, अभी पैसे की दिक्कत हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर 3 लाख रुपए मैंने बचा लिए, अवॉइड कर लिए। अगर अवॉइड नहीं किया होता तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट ही हो जाता, कमिटेड ही हो जाता, अगर कमिटमेंट कर दिया होता तो। लेकिन फिलहाल ये डिस्क्रिशनरी है, इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। ये अवॉइडेबल नेचर का होता है और ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल तत्काल जो है ना 1,000 बनाने का प्लान छोड़ दिया है, इसका मतलब भविष्य में कभी बनाएंगे
पाएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये बातें हम लोगों ने जानी। फिलहाल यहाँ पर जो है ना हम लोग एक कंसेप्ट देखने के लिए जा रहे हैं। अब तक जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है वो सारी चीज़ों को मैंने रिवाइज करवाया। अब जो हम लोग कंसेप्ट देखने के लिए जा रहे हैं ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट है ना, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट एरिया चालू हो जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट जहाँ तक बात करते हैं ना, तो आपने प्रोडक्शन चैप्टर में देखा था प्रोडक्शन। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ प्रोडक्शन का, जो कि आप कभी भूलोगे नहीं। आप जब कॉस्ट की बात आती है तो एग्जाम्पल, और प्रोडक्शन की बात आती है तो एग्जाम्पल। मार्जिनल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या होता है ना, वो इंसानों की तरह होता है। पहले बच्चा होता है, फिर इनिशियली बढ़ता है, तेजी से बच्चा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एक मैक्सिमम लेवल पर जाके रुक जाता है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है। तो प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआत में बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम लेवल को रीच कर जाता है, फिर डिक्लाइन चालू हो जाता है। ये इसका बिहेवियर होता है मार्जिनल प्रोडक्शन का। मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर सेम उल्टा होता है। कॉस्ट का बिहेवियर उल्टा होता है, शुरुआत में कम होता है, शुरुआत में खर्चे कम होते हैं, फिर इसको मिनिमम लेवल पर पहुंचाया जाता है और उसके बाद फिर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, शुरुआत में कम होते हैं, फिर मिनिमम लेवल तक इसको पहुंचा दिया जाता है, फिर बढ़ने लगते हैं। ये आपका बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है वो आपने प्रोडक्शन कंसेप्ट चैप्टर में देखा था। मैंने इसका बिहेवियर बता दिया, जो कि आप याद रखो एग्जाम्पल से। कॉस्ट जैसे ही आया ना वैसे ही खर्चा, शुरुआत में कम, फिर मिनिमम और फिर बढ़ने लगता है। शुरुआत में कम, फिर मिनिमम और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। और ये प्रोडक्शन में देखा इंसानों के नेचर की तरह होता है। इंसानों की नेचर की तरह होता है। शुरुआत में जो है ना तेजी से बढ़ता है, फिर मैक्स लेवल पे जाता है, फिर डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। ये मार्जिनल प्रोडक्शन में आपने देखा था। यानी कि आप कह सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्शन का जस्ट उल्टा होता है मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर। ये बात आप कह सकते हो। जो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, उसको अगर कर्व में आप बनाओगे ना तो ये यू शेप बनेगा, यू शेप बनेगा। देखिए डायग्राम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं दे रहा हूँ, जोर नहीं दे रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के जो है ना, एमसीक्यूज टाइप के जो है ना क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें 4 आंसर दिए रहते हैं, उसमें से एक बेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जो आपको सही ऑप्शन लगेगा उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, तो डायग्राम की वजह से उल्टा अच्छे के बदले में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसकी वजह से आपको मैं बहुत ज़्यादा डायग्राम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बात करी है वो मार्जिनल कॉस्ट की बात करी है। जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको पता है एडिशनल आउटपुट यूनिट के कारण टोटल खर्चे में जो एडिशन होगा, एडिशनल, देखिए आउटपुट का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमेशा फिक्स्ड ही है। मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट है 1500 रुपये है, वो तो फिक्स्ड ही है। तो यानी कि 1500 रुपया तो लगेगा ही, आप कितना भी प्रोड्यूस करो। ठीक है, 1500 फिक्स्ड ही है। जहाँ तक वेरिएबल खर्चे की बात करें, मान लीजिए ये वेरिएबल कॉस्ट है 1000, 5500, 6500, आप इसमें ऐड कर दो सबको तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब चेंज इन टोटल कॉस्ट करो डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करो, चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी करो। ठीक है, तो यानी कि ये आपका मार्जिनल कॉस्ट को इंडिकेट करेगा। जैसे कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हमने निकाल सकते थे यहाँ पर 1000 और 1500, तो ये आपका 2500 हो गया, ये 5500 और 1500। तो इस तरह से करते करते टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका क्या हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। तो यानी कि यहाँ पर अगर ये 1500 का हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर देते हैं और तब हम लोग क्या करते हैं ना, ये 5500 और 1000 का डिफरेंस और डिवाइड बाई 3000 और 1000 का डिफरेंस, तो चेंज इन इस टोटल कॉस्ट की जगह पर हम वेरिएबल कॉस्ट भी रिप्लेस कर देते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सेम का सेम जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट का क्वांटिटी है। ये क्या है, आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पर लिस्ट अपना बन गया। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट यानी कि इन दोनों कॉस्ट में डिफरेंस को ऊपर रखेंगे और आउटपुट यानी कि 1000 और 3000 के डिफरेंस को आपको नीचे रखेंगे। इसका मतलब ये आपका मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हमको इस तरीके से निकल जाएगा, इस तरीके से बता दिया जाएगा। फिलहाल याद रखो कि इसका जो कर्व होता है वो यू शेप में होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अदर कॉस्टिंग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस संक कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, इन सब कंसेप्ट को देखते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है ना वो संक कॉस्ट की तरह होता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में ना आप प्रोडक्टिव एसेट्स पर खर्चा कर चुके हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट में प्रोडक्टिव कॉस्ट पे खर्चा कर चुके हो, यानी कि एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपको समझना पड़ता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब आपने प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव चीज़ों पर खर्चा कर चुके हो, प्रोडक्टिव एसेट्स लिया है। प्रोडक्टिव एसेट्स यानी कि जिससे आपका प्रोडक्शन आपने एक्सपेक्ट किया था लॉन्ग रन में होगा। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए बोला जाए तो मशीन, और दूसरा बोला जाए बिल्डिंग। अब ये समझने के बाद हम जो है ना, ये केवल प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए कॉस्ट होता है। ये समझने के बाद हम लोग संक कॉस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। संक कॉस्ट का मतलब जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है कॉस्ट, यानी कि आपका जो है ना, इसको आप बोल सकते हो कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट भी हो गया, यानी कि आपने कमिटेड कर दिया है, कमिटेड है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। या फिर ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी इनकर्ड। तो अगर मान लीजिए कि आपने बिजनेस चालू किया था और जो उसमें आपने नए नए में आपने जो है एसी खरीद लिया, लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें जो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वो महंगी महंगी चीज़ें लगा ली, और वो अब आप सोच रहे हो कि यार 1 साल पहले ये सब खरीद लिया, बेकार का, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो, उसको कुछ कर नहीं सकते हो। आप उसको यूज़ करना तो करो, नहीं यूज़ करना तो मत करो। हाँ, लेकिन उसको अगर जैसे एयर कंडीशन है, उसको आपने यूज़ नहीं भी किया तभी भी वो धीरे धीरे डिटोरिएट होगा ही। यूज़ करोगे तो आपको एक कॉस्ट यहाँ पर बैठेगा, बिजली बिल का कॉस्ट बैठेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट आप अवॉइड करना चाहते हो। लेकिन एसी का खर्चा तो, जो एसी का खर्चा उसके बिजली बिल का नहीं, एसी का खर्चा तो संक कॉस्ट है, वो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी इनकर्ड है, या फिर ऑलरेडी कमिटेड है। इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ये नए मार्केट में इंटर करने का बैरियर होता है एक तरह से, नए मार्केट में इंटर करने का बैरियर होता है एक तरह से। तो कमिटेड या फिर ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट। जहाँ तक हिस्टोरिकल कॉस्ट की हमने बात की थी, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट में आपने कर लिया है, ये भी एक तरह का संक कॉस्ट होता है, लेकिन ये प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आपका फ्यूचर डिसीजन के लिए और करंट डिसीजन के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। संक कॉस्ट भी करंट डिसीजन के लिए या फ्यूचर डिसीजन के लिए रिलेवेंट नहीं होता है, नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो संक कॉस्ट भी रिलेवेंट नहीं होगा आपका, और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आपका रिलेवेंट नहीं होगा। बस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका केवल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज खरीदने के लिए, प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदने के लिए इनकर्ड किया गया था। ठीक है, दोनों डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट नहीं होता है। जहाँ तक इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि बिजनेस डिसीजन अगर आप लोगे ना तो एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। जैसे अगर एसी यूज़ करना चालू कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जन बिल आएगा, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहते हो, एसेट्स को रिप्लेस करना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हो, किसी भी चीज़ से अगर खर्चा इंक्रीमेंट होने वाला है, बढ़ने वाला है, एग्जिस्टिंग से कोई भी डिसीजन जो आपका एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड करने के लिए मजबूर करेगा, ऐसा डिसीजन इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाता है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्म कब करती है? जब उसको अपने प्रोडक्ट लाइन में चेंज करना है, या एसेट्स को रिप्लेस करना है, या नई टेक्नोलॉजी लानी है, नया क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। तो जो भी खर्चे आपको करने पड़ेंगे जो आपने किए नहीं है, एग्जिस्टिंग खर्चे को आप उसमें कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, कॉमन खर्चे को कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, नए डिसीजन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गैस चूल्हा का। अगर घर में नए प्रकार का चूल्हा आप खरीद के लाते हो तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगा? खाने का खर्चा, गैस कंज्यूम, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, ऐसे भी हो रही हैं, तो वो कॉमन खर्चे होंगे, उसको इंक्रीमेंटल नहीं बोलेंगे। ठीक है, चावल दाल खरीद के लाना, वो सब तो खर्चे होंगे ही दोनों केस में, नया चूल्हा हो पुराना चूल्हा हो। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसको बोलेंगे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ही इंक्रीमेंटल सेविंग आप डिटरमाइन करोगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये चूल्हा की वजह से आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा महीने का। ठीक है, महीने का या फिर वन टाइम का, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब जहाँ तक रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसकी बात करते हैं तो पुराने एसेट से नए एसेट्स को रिप्लेस करने का खर्चा, यानी कि एक प्रकार का ये एसेट्स को रिप्लेस करने की खर्चे की बात हो रही है, इसलिए इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे। आप नया एसेट्स क्यों लाते हो? पुराना या तो डिटोरिएट हो गया होगा आपका, और नहीं तो फिर पुराना या तो आपका डिटोरिएट हो गया होगा, और नहीं तो आपने जो है नई टेक्नोलॉजी वगैरह सब लाने का सोचा होगा। अब एक कॉस्ट होता है आपका प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट कौन करता है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फर्म करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर फर्म करता है, यानी कि हर इंडिविजुअल फर्म अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए
जो खर्चा करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह पे, वो उसका प्राइवेट कॉस्ट हो गया। इस प्राइवेट कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आ जाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना वो खर्चा किया इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का, ये सबका रिजल्ट क्या होगा? प्राइवेट प्रॉफिट। आपका रिजल्ट और कुछ नहीं है, प्राइवेट प्रॉफिट आपका रिजल्ट है। सोशल कॉस्ट किसको बोलेंगे? जो कॉस्ट सोसाइटी एज ए होल बियर करता है। जैसे कि सोसाइटी एज ए होल बियर करता है आपका, जैसे क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको प्रमोट करना चाहती है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का सप्लाई करने के लिए सपोज दैट, तो उससे क्या होगा ना, सोसाइटी एज ए होल, रेलवे का खर्चा, रिवर का खर्चा, रोडवेज का खर्चा, ये सब हो गया। यानी कि यहाँ पर सोशल कॉस्ट आपका जो हो गया ना, वो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। जो आपने प्राइवेट, आप ही सोसाइटी के एक हिस्से हो, तो प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट का, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट का, एक्सटर्नल कॉस्ट का, ठीक है, वो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। यानी कि आपका ये एक तरह का ब्रॉडर टर्म में हो गया। ठीक है, ब्रॉडर टर्म में हो गया, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपने पूरी सोसाइटी का कल्याण होगा कहीं ना कहीं। जैसे कि मेडिकल सुविधा आप दे रहे हो, तो आपका बिजनेस हॉस्पिटल तो चलेगा ही, सोसाइटी का भी कल्याण होगा। इसीलिए आपके एम्बुलेंस को जो है ना, वो कभी भी ट्रैफिक पुलिस रोकता नहीं है, उनके दायरे से बाहर है। उनको मना किया गया है कि भले ही लोग रेड सिग्नल क्रॉस करते हुए भागेंगे। तो यानी कि एक प्रकार का इसके लिए जो कॉस्ट हो गया वो सोशल कॉस्ट कहलाया। इसके लिए जो सोशल कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट हो गया वो सोशल कॉस्ट कहलाया। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो कॉस्ट का बिहेवियर होता है वो लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में कॉस्ट का बिहेवियर की जब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर कहानी एक जो आएगी ना, वो आपका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में कॉस्ट के बिहेवियर को समझने के लिए आपको एक जो है ना शेड्यूल समझना पड़ेगा। शेड्यूल समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैं इसको पॉज करके ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट को बोलेंगे क्वांटिटी, यानी कि यूनिट में लिखेंगे। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप ऐड कर देते हो तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। टोटल कॉस्ट में जब क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो आपका कौन सा खर्चा आ जाता है? एवरेज कॉस्ट आ जाता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल का भी एवरेज निकालते हैं, टोटल का भी एवरेज निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इसको बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट का एवरेज, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इस कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, उसके बाद हम लोग मार्जिनल कॉस्ट लास्ट में निकालेंगे। अब इन सबका बिहेवियर का स्टडी करेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझना है, हमने यहाँ पर शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताने हैं। ठीक है, मतलब जिससे आप MCQ सॉल्व कर पाओ। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी मान लीजिए, मान लेते हैं 0, 20। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर कॉस्ट शेड्यूल बनाया, जिससे हम लोग बिहेवियर जानेंगे आपके कॉस्ट का बिहेवियर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें आती हैं। सबसे पहले हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी है, यानी कि कितना आउटपुट आप बना रहे हो। ठीक है, उसको दर्शाता है ये, जिसमें आपने देखा कि क्वांटिटी 0, 20, 50, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट और 1000 यूनिट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सारी क्वांटिटी में सेम है, यानी कि 1500 1500 1500 करके फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सारे का सेम है। अब जहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आपका वैरी करता है क्वांटिटी के हिसाब से। जितना ज़्यादा बनाओगे आपका वैरी करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि 10 रुपये ईच के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है। 20 यूनिट बनाओगे तो 200, 50 यूनिट बनाओगे तो 500, 100। यहाँ पर जो है ना वेरिएबल कॉस्ट में जो है ना कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, वो धीरे धीरे इसका भी बिहेवियर चेंज करता है। एक लिमिट के जाने के बाद वेरिएबल कॉस्ट का भी बिहेवियर चेंज करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हो कि इसमें कोई एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है। फिर टोटल कॉस्ट किसको बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। यानी कि 1500 में 0 ऐड किया 1500 में 200 ऐड किया 1700, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हम लोग को डिटरमाइन करना है ना, जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी हमारा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट और ये क्वांटिटी है। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। जैसे कि 0 में 0 से डिवाइड किया तो कोई मतलब नहीं बनता। 200 में 20 से डिवाइड किया तो आपका 10 हो गया। उसके बाद जो है ना, 500 में
50 से डिवाइड किया तो ये 10 हो गया, 900 में 100 से डिवाइड किया तो ये 9 हो गया, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि ये टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट 1500, 1700, 2000, 2400, 3000, 8000 और 16500, उसमें से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। 1700 में 20 डिवाइड किया और उसके बाद 2000 में 50 डिवाइड किया। इस तरह से करते करते हम लोगों को यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट भी पता चल गया, एवरेज टोटल कॉस्ट भी पता चल गया। अब मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आपका क्वांटिटी यानी कि आउटपुट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में चेंज है ना 85 माइनस डैश यानी कि 85। और यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट वाला तो नहीं होगा मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट यानी कि यहाँ पर आपका 1700 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0। ठीक है, तो 1700 माइनस 1500 200 हो गया और 200 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि ये 10 हो गया। उसके बाद जो है ना 2000 माइनस 1700 और 50 माइनस 20, तो ये भी आपका जो है ना 300 डिवाइडेड बाय 30 हो गया, तो ये 10 आ गया। इसी तरह करते करते चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये शेड्यूल जो है वो हमने बना लिया। ये शेड्यूल आपको एग्जाम में बनाने नहीं आएगा। ये हमने क्यों बनाया है? तो कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए बनाया है, कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए बनाया है। अब इसमें से है ना कुछ बातों को ऑब्जर्व करने लायक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना कुछ एक्सटेंट तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, स्टार्टिंग में घटेगा। तो कॉस्ट का बिहेवियर हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में घटेगा, फिर एक लेवल पर जाकर मिनिमम होगा, एक लेवल पर जाकर मिनिमम होगा, उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पहले आपने जो है ना वो देखा घट गया, पहले आपने देखा घटा, एक लेवल पर आकर मिनिमम हुआ, उसके जो है ना बढ़ना चालू हो गया। यानी कि आपका क्या बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, आउटपुट का जो कैपेसिटी होता है ना फिर घटने लगता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल मिनिमम लेवल पर चला जाता है और उसके बाद जो है ना वो आपका खर्चे अपने आप बढ़ने लगेंगे। इसका कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकली आप सोचो कि आपका मशीन में जो है ना, जब मशीन खरीदते हो ना या बाइक भी खरीदते हो तो बोलता है ना कि एवरेज ये जो है ना वो 80 के स्पीड में एवरेज चलेगा, लेकिन जाने के लिए बोलेगा 150 के स्पीड में भी ये जा सकता है, 150 के स्पीड में जा सकता है। लेकिन 80 के स्पीड तक अगर आप जाते हो ना तो वो तेल जो है ना वो नॉर्मल कंज्यूम होगा, स्मूथली चलेगा, उल्टा कम कंज्यूम होगा 80 तक बढ़ाते बढ़ाते। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका तेल जो है ना खर्चा कम होगा, तेल का खर्चा जो है ना कम होगा। धीरे 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 80 तक तो और कम होगा, जितना स्पीड चला उतना कम होगा। जैसे 80 का स्पीड आपको नॉर्मल स्पीड बोला ना, 80 तक के स्पीड बाइक चला सकते हो तो नॉर्मल स्पीड आपका अगर जो है ना बाइक वाले ने बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा रिड्यूस करेगा। पहले 10 रुपये किलोमीटर, फिर 10 रुपये किलोमीटर, उसके बाद 9 रुपये किलोमीटर, फिर 7.5 रुपये किलोमीटर। लेकिन 7.5 रुपये किलोमीटर तक 80 के स्पीड से जैसे ही बढ़ोगे, कैपेसिटी तो उसकी 150 किलोमीटर के स्पीड से जाने तक की है, जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे तो वो खर्चा तेल कंज्यूम ज़्यादा करने लगेगा उल्टा। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल के बाद 13 और 15 हो गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स यहाँ पर बाइक कितना एवरेज देता है पूछते हो ना, तो स्टार्टिंग में जो होता है ना कि एक एक्सटेंट तक जो है ना बाइक का स्पीड क्या है, तो इतना सीसी का है तो 150 किलोमीटर स्पीड से चल सकता है, ठीक है, बाइक की कैपेसिटी है। लेकिन एवरेज आपको जो है ना 80 तक आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। लेकिन एक लेवल पर मिनिमम आने के बाद 750 पर किलोमीटर आने के बाद फिर बढ़ने लगा, 13 और 15 हो गया। और स्पीड चलाओगे चलाओ, गाड़ी चलेगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो 150 तक की है, लेकिन बियॉन्ड जाने जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, 150 से भी ऊपर चले जाओगे मशीन में, एक उसकी कैपेसिटी से प्रोडक्शन करोगे तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो मशीन खराब हो जाएगा। सीधे शब्दों में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट भी आप देखो ना कि पहले जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 85 से आपका 40 हो गया, 40 से 24 हो गया, 24 से 15 हो गया, उसके बाद 15 के बाद बढ़ने लगा 16 रुपये 50 पैसे। यानी कि आपने देखा कि ये जो इसका डायग्राम पे जब इस सबको ड्रॉ करोगे ना आप, जो शुरू में घटता है और बाद में बढ़ता है, तो ऐसे करके यू शेप बनेगा, यू शेप का डायग्राम बनेगा। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट की बात। मार्जिनल कॉस्ट की बात कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना एवरेज कॉस्ट के कंपैरेटिवली जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस कर रहा है। लेकिन 6 तक गया, 6 तक गया, ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस किया एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन
एक लेवल के बाद जब बढ़ने का समय आया ना तो उल्टा ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा, घटते वक्त में तेजी से घटा, उससे भी कंपैरेटिवली एवरेज से भी तेजी से कम हुआ, और बढ़ते वक्त में स्पीड में बढ़ गया। ये सबको जो लैंग्वेज में जब बोल देते हैं ना तो इसी को बोलते हैं बिहेवियर का हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिहेवियर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे ना तो हम लोगों का ये आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आएगा आपका एक्स एक्सिस और उसके बाद ये आएगा वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका क्वांटिटी होता है, यहाँ पर प्राइस होता है। आपको पता है कि क्या बोलते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो है ना प्राइस बढ़ते घटते रहेगा। क्योंकि ये 1500 है फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, प्राइस ये 1500 है फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसका लाइन पैरेलल आएगा। 1500 जो है ना फिक्स्ड है ना, कुछ भी करोगे क्वांटिटी तो एक सर्टेन लेवल तक ये आपका 1500 आएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो जीरो रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। जीरो से धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, प्रोडक्शन कॉस्ट का लाइन जो है ना ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का लाइन, तो वेरिएबल कॉस्ट का लाइन जो है इस तरह से बढ़ा। अब क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन भरा, टोटल कॉस्ट आप कुछ भी नहीं करोगे, प्रोडक्शन जीरो करोगे, ये जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा ये लाइन, मेरा ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मिनिमम होगा ही, तो कम से कम 1500 तो होगा ही, ये टोटल कॉस्ट 1500 से स्टार्ट ही होगा, तो ये लाइन ऐसे करके बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट का लाइन जो है ना ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन जो जीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है, टोटल कॉस्ट का लाइन जो कि फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अगर लाइन ड्रॉ करने की बात होती है तो। इसका मतलब कह सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल होता है या स्ट्रेट टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या स्ट्रेट टू एक्स एक्सिस होता है, ये बात आप कह सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बात जो है ना करते करते यहाँ तक कहानी बढ़ती है, यहाँ तक कहानी बढ़ती है। अब धीरे धीरे जहाँ तक बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट का जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यू शेप जो है वो ले लेगा। तो जो कुछ भी घटता है फिर बाद में बढ़ता है, जित अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो जल्दी से यू शेप ले लेगा, और स्लोली बढ़ेगा तो ये सब धीरे धीरे यू शेप का फॉर्म आगे चल के दिखेगा। तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम लोगों ने बात की ना, ये 1500 की बात की ना, तो आउट जो कांस्टेंट रहता है आउटपुट के साथ साथ वो वैरी नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब अगर इसको पर यूनिट से क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देते ना, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे वो घटता चला जाता, वैसे वैसे वो घटता चला जाता। ठीक है, ये बातें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर और भी बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि आपका जो है ना बिहेवियर क्या क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कंपेयर करते हैं। ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बिहेवियर में देखा कि आपका जो है ना आपका हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना कि आपका जो है ना एक लेवल तक दोनों बढ़ता है। एवरेज कॉस्ट भी जो है वो एवरेज कॉस्ट भी रिड्यूसिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, आउटपुट बढ़ा तो एवरेज कॉस्ट भी कम होते जा रहा है एक लेवल तक, और ये उससे भी तेजी से कम होते चला जा रहा है। कम हुआ तो ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, लेकिन जब बढ़ने की बारी आई ना तो ये बढ़ा उससे भी कई तेजी से ये बढ़ा। ठीक है, तो ये ही रिलेशनशिप, इसी को थ्योरी में बोल दिया ना, लैंग्वेज में बोल दिया, तो यही रिलेशनशिप जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हो गया, इसी को रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, ये सब जो कुछ भी हम लोग देख रहे थे वो शॉर्ट रन में देख रहे थे, जो हम लोग ना शॉर्ट रन में देख रहे थे, जो बिहेवियर हम लोगों ने अभी अभी स्टडी करी ना वो शॉर्ट रन में बिहेवियर करी है स्टडी। लॉन्ग रन में क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है पता है आपको। लॉन्ग रन में जो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने देखा था ना और वेरिएबल कॉस्ट देखा था ना हम लोगों ने, इससे हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला था। ये दोनों जो होता है ना लॉन्ग रन में ना, सारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कहते हैं। मतलब लॉन्ग रन में ये भी बदलेगा, फिक्स भी फिक्स नहीं रहेगा और वेरिएबल भी बदलेगा, तो ये सारों को वेरिएबल मान के चलेंगे। यानी कि जब लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व हम लोग बनाते हैं ना, तो फिक्स और वेरिएबल में हम लोग अंतर मान के नहीं चलते हैं। लॉन्ग रन में जब हम लोग वेरिएबल जो हम लोग कॉस्ट कर्व बनाते हैं ना, तो फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस मानकर नहीं चलते हैं। ठीक है, ये दोनों ये बातें ध्यान में रखना कि लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व जब हम लोग बनाते हैं ना, तो फिक्स्ड वाले को भी वेरिएबल मानते हैं, वेरिएबल वाले को भी वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी साथ में आउटपुट के हिसाब से बढ़ेगा। एक एक्सटेंट तक नहीं बढ़ेगा, उसके बाद तो बढ़ना है, जैसे बस वाला एग्जांपल हमने देखा था। इसी को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है, प्लानिंग
कर्व, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना आप प्लानिंग करते हो इसलिए उसको प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से आपको क्या पता चलता है कि क्या बोलते हैं, जो आपका मान लीजिए आउटपुट है 10,000 क्वांटिटी का, 10,000 क्वांटिटी का आपने सोचा था, इसका मिनिमम कॉस्ट लॉन्ग रन में क्या जाएगा, मिनिमम कॉस्ट आपको 10,000 क्वांटिटी पूरा हो जाएगा, यानी कि इसको लीस्ट कॉस्ट कर्व भी कहेंगे, प्लानिंग कर्व बोलेंगे या लीस्ट कॉस्ट कर्व भी बोलकर पुकारेंगे, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट आपको बताता है। नहीं तो इस मिनिमम कॉस्ट में मान लीजिए आपके पास केवल 7,000 रुपये हैं, तो 7,000 रुपये में कितना आउटपुट बनेगा, मैक्सिमम आउटपुट कितना मैक्सिमम बनेगा ना, ये आपको बताएगा, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपको बताएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल माने जाते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल में डिफरेंस नहीं करता है। ठीक है, ये कर्व जो होता है ना उस लाइन को बताता है जिस पर जो भी आउटपुट आप बनाओगे, ठीक है, वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट बनेगा। ठीक है, ये बात बताता है। अब ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, इसको शॉर्ट में LAC कर्व करके पुकारते हैं, LAC कर्व करके पुकारते हैं। कभी भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डायरेक्ट नहीं बनता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आपका एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ किया। पहले आपको ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना पड़ेगा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके से जाएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना, ऐसा ऐसा करके छोटा छोटा जो है ना वी शेप में बनेगा, वी शेप में बनेगा। एग्जैक्ट वी नहीं बोल सकते हो आप, यू शेप बोल सकते हो, यू शेप में बनेगा। ऐसे ऐसे ही छोटे छोटा जो है ना वो बनेगा, बहुत सारा जो है ना, जितना दिनों का आप कंसिडर करना चाहते हो ना उतना दिनों का बनेगा। अब यहाँ पर ना आप पॉइंट ले लोगे, हर का जो है ना, यहाँ पर आपका कॉस्ट हो गया और यहाँ पर आपका क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो मिनिमम पॉइंट है उस मिनिमम पॉइंट को आप लोगे, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, SAC कर्व इसको बोला गया, SAC1, SAC2, SAC3। ठीक है, अब तीन का ही हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका भी मिनिमम, इसका भी मिनिमम। जब सारे मिनिमम को जोड़ते चलेंगे ना तो ऐसे 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 करते 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 ना एक बड़ा सा यू शेप बनेगा। ठीक है, उसको LAC कर्व ड्रॉ करके, LAC कर्व करके पुकारा जाएगा, उसको LAC कर्व करके पुकारा जाएगा। तो इसमें से कुछ बातें हम लोग जो है समझते हैं जो कि MCQs में आपको काम आएगी। LAC जो होता है ना, LAC जो कर्व होता है ना, वो एग्रीगेट होता है सारे SAC कर्व का, सारे SSC कर्व के मिनिमम पॉइंट का, सारे एग्रीगेट SSC कर्व मिनिमम पॉइंट का, मिनिमम पॉइंट जो होता है ना उसका एग्रीगेट होता है। ठीक है, इसको बोला गया LAC कर्व जो होता है ना हमेशा यू शेप में जाएगा, लंबा यू शेप में जाएगा, बड़ा सा यू शेप बनेगा। ठीक है, इस एग्रीगेट को एक दूसरे नाम से भी पुकारा गया स्टडी मेटल में कि SSC कर्व का इन्वेलप होता है, इन्वेलप होता है। ठीक है, दूसरा एक और नाम से बुलाया गया टेंजेंट, टेंजेंट टू SAC कर्व, टेंजेंट टू SSC कर्व, इन्वेलप टू SAC कर्व। ठीक है, ये LAC के बारे में जो है बताया गया। ये यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है ना वो बताता है। ये जो यू शेप होता है ना, यू शेप का कारण क्या होता है, यू शेप का कारण बताया गया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जैसे प्रोडक्शन के केस में आपने देखा था कि प्रोडक्शन, इंसान वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि छोटा से धीरे 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 बड़ा होता है और फिर डिक्लाइन ऑर्डर की तरफ चला जाता है। तो छोटा से धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर डिक्लाइन ऑर्डर की तरफ बढ़ा गया, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी कि वापस जीरो से जन्म लिया था बच्चा और मृत्यु के बाद जीरो में मिल जाएगा, तो वापस जो है ना वो जो है ना अपना क्या बोलते हैं, रिटर्न हो जाता है अपने स्केल की तरफ, जो है ना एक लेवल के बाद जो है ना डाउन होना चालू हो जाता है प्रोडक्शन। वो कंसेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट का जो SAC कर्व बना, एक प्लांट का SAC कर्व, दूसरे प्लांट का SAC कर्व, तीसरे प्लांट का SAC कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से जो है ना फर्म अपना चॉइस सेलेक्ट करती है। अब ये वाला जो यू शेप पर जो भी कर्व आएगा ना उस कर्व के हिसाब से आप ले सकते हो। ये पॉइंट पर प्रोडक्शन करोगे, इतना कॉस्ट लगाओगे, इतना इतना क्वांटिटी बनाना चाहोगे तो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। अब केवल एग्जैक्ट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो केवल इस कर्व से, LAC कर्व से केवल डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको बजट लाइन भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, बजट लाइन भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, जिसके बारे में जो है ना हम लोगों को थोड़ी देर में जानना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जो सारे लाइन होंगे, ये कॉस्ट और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिटरमाइन आप करोगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट की चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, जो कि हमारी कहानी को और डेप्थ में ले जाएगा।
थोड़ी देर में और हम लोग हमारी कहानी को डेप्थ में ले जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपका किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू कंसेप्ट से पहले एक और कंसेप्ट है, मेरे को देख लीजिए एक बार। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट हम लोग लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू कंसेप्ट की बात शुरू करते हैं। ये आपको आराम से आप समझ में आ रहा होगा, इतनी सारी बातें हम लोगों ने प्रोडक्शन चैप्टर से जो है शुरू की थी ना, अभी तक हम लोग जो है ना ये टोटल का, एवरेज का और मार्जिनल की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो है ना यहाँ पर आपको अब तक तो कम से कम समझना पड़ेगा कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू की बात आती है। रेवेन्यू की बात आती है तो यहाँ पर क्या क्या होगा अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो, या तो क्वांटिटी होगा, दूसरा कि सेल प्राइस पर यूनिट होगा, जिसको आप प्राइस पर यूनिट भी बोल सकते हो, जिसको सेल प्राइस बोलते हो। इसको आप क्वांटिटी को प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेवेन्यू पता चलेगा। रेवेन्यू पता चलेगा यानी कि एक वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू को पता चलेगी। और इस वैल्यू को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या पता चलेगा, एवरेज रेवेन्यू पता चलेगा। एवरेज रेवेन्यू को AR करके इंडिकेट किया। अभी देखो, क्वांटिटी को मैंने प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आया, वैल्यू को वापस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो ये प्राइस पर यूनिट ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू को अलग से नहीं निकाल के मैं यहीं पर लिख देता हूँ एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि यही एवरेज रेवेन्यू हो गया, प्राइस पर यूनिट ही एवरेज रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्वांटिटी हो गया, प्राइस पर यूनिट को एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, फिर वैल्यू हो गया। अब जब वैल्यू हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो ही गया, तो अब आती है मार्जिनल रेवेन्यू की बात। मार्जिनल रेवेन्यू की बात, तो ये भी आपका क्या हो गया कि आपका जो फॉर्मूला हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला होता था कि क्या बोलते हैं उसको, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी उसी तरह से निकालेंगे, यानी कि आपका क्वांटिटी जो है यहाँ पर जो है ना, हम लोग मान लीजिए 1 2 3 करके करते हैं तो हम लोग सिंपली आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू का ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो पर यूनिट रेवेन्यू की बात हमारी आएगी। इसका 2 फॉर्मूला है यहाँ पर एक्चुअली। पहला फॉर्मूला तो जैसे कि आपको पता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट की क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला इलास्टिसिटी से डिटरमाइन होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्या है, ई माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वन डिवाइडेड बाय ई। ये इलास्टिसिटी है, ये 2 फॉर्मूला यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन करने का बताया गया है। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वन डिवाइडेड बाय ई, ये आपका बताया गया। अब यहाँ पर हम लोग ना क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 तक मान के चल लेते हैं। इस चार्ट में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो हम लोग ताकि हम लोग रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश करते रहेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पर जो है ना, पहले मैं फिगर लिख देता हूँ, उसके बाद जो है आपको बताता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एवरेज प्राइस पर यूनिट, जिसको मैंने एवरेज रेवेन्यू भी बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दिया, 22 1 जा 22, 20 दूना 40, 18 त्रिक 54 और 16 चौक कितना होगा, 16 चौक 64, हाँ 64। उसके 14 5 जा 70। इस तरीके से सारी की वैल्यू निकल आई। सारी की वैल्यू निकलने के बाद जो है यहाँ पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, चेंज इन वैल्यू 40 माइनस 22, 40 माइनस 22 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो है ना ये मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना, ये जो है पर यूनिट के हिसाब से रेवेन्यू अर्न है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से रेवेन्यू अर्न है। उसके जहाँ तक बात करते हैं, ये है अमाउंट जो रियलाइज होता है कुछ कमोडिटी के सेल करने पर, अलग अलग क्वांटिटी के सेल करने पर जो अमाउंट रियलाइज होता है उसको इंडिकेट करता है। और इसका मतलब इसको बोलेंगे आपका क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू किसको बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू एवरी एडिशनल यूनिट के लिए, हर एक एडिशनल यूनिट को बेचने पर जो है ना पर यूनिट के हिसाब से हमको मार्जिन रेवेन्यू का पता चल गया, मार्जिन रेवेन्यू का पता चल गया। अब इसमें के बिहेवियर की बात हम लोग अगर करते हैं, अगर ये जो बिहेवियर है उसकी बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, इसको बोलेंगे मार्जिन रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है तब तक मार्जिन रेवेन्यू आपका पॉजिटिव होता है। जब तक ये देखिए इंक्रीज कर रहा है टोटल रेवेन्यू, तब तक ये जो इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना आपका पॉजिटिव है। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है जब तक इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये डिक्रीज होना चालू हुआ ना, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। तो पहला रिलेशनशिप टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि टोटल रेवेन्यू जो है ना जब तक इंक्रीज करता है मार्जिनल रेवेन्यू तब तक पॉजिटिव रहता है, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है। टोटल रेवेन्यू जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, जीरो होता है। टोटल रेवेन्यू जैसे डिक्रीज होना चालू करता है ना वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। तो रेवेन्यू में आप हमेशा याद रखना कि टोटल रेवेन्यू जब तक इंक्रीज करता है तब तक ही मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है लेकिन पॉजिटिव होता है। टोटल रेवेन्यू जब तक इंक्रीज करेगा तब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है। टोटल रेवेन्यू जैसे ही मैक्सिमम होगा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात जो है ना वो आपने जानी। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू के साथ एवरेज रेवेन्यू का जो है ना क्या बोलते हैं रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू जैसे जैसे फॉल कर रहा है ना मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा फास्ट फॉल कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू जो है ना जैसे जैसे फॉल कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना फास्ट ही फॉल करेगा। ठीक है। जहाँ पर जो है ना एवरेज रेवेन्यू जो होता है ना वो आपका क्या बोलते हैं उसको 12 से 10 हुआ। जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो होगा ना वो आपका क्या बोलते हैं एक नॉर्मल पॉइंट पे चला जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। उस वक्त ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना देखना। ये जो ई वाला पॉइंट है ना वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंडिकेट करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंडिकेट करता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के बदलने से, प्राइस के बदलने से क्या चेंजेस आता है, प्राइस के बदलने से कितना सेंसिटिव है डिमांड। ठीक है। ये आपने ई का मतलब देखा था। इलास्टिसिटी का मतलब सेंसिटिविटी, किसका सेंसिटिविटी, डिमांड का सेंसिटिविटी प्राइस के चेंज होने पर, उसको इंडिकेट किया था इलास्टिसिटी शब्द से उसको इंडिकेट किया था। अब जहाँ तक इलास्टिसिटी की बात हम लोग करते हैं तो इलास्टिसिटी जो है ना दिया हुआ रहेगा जो कि मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है। इसलिए -1 यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इलास्टिसिटी जो है ना अगर इक्वल टू 1 हुआ, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है। तो मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ, उससे ज़्यादा अगर मार्जिनल रेवेन्यू है, ये कंसेप्ट जो है अभी थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर आता है ना कि आपका 3 पॉइंट आता है। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात जो है ना आपको ध्यान में रखनी है कि लेस देन 1 हुआ या फिर आपका क्या बोलते हैं इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया। इलास्टिसिटी 1 हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। देखो यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो उसी को ध्यान में रखकर जो है ना चीज़ें आपको पढ़नी है और समझनी है। अब यहाँ पर हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म। फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको कहा जाता है? तो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड कहते हैं ना फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना पड़ता है उसके लिए। पहला कंडीशन क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू आपका मार्जिनल रेवेन्यू। जब आपका खर्चे के बराबर आमदनी हो जाता है, खर्चे के बराबर आमदनी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो कॉस्ट हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं ना वो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो क्या बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो साइड। बस ये 2 बातें ध्यान रखना। ये दोनों कंडीशन पूरे हो जाएं तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, ऐसा पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इसको अगर हम लोग डायग्राम से देखते हैं तो एक आपका हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा आपका हो गया वाई एक्सिस। आपका ये वाई एक्सिस पर आपका रेवेन्यू हो गया और एक्स एक्सिस पर आपका आउटपुट हो गया, एक्स एक्सिस पर आपका आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर जब रेवेन्यू और आउटपुट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था धीरे धीरे आपका क्या बोलते हैं डिक्लाइन की तरफ जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब ये आपका उसके ऊपर लाइन हो गया एवरेज रेवेन्यू का। जब फॉल करता है ना मार्जिनल रेवेन्यू तो एवरेज रेवेन्यू से स्पीड में फॉल करता है, जब अप आता है तो एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से आता है। इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने ये कंसेप्ट जाना था। अब यहाँ पर बात करते हैं ये रेवेन्यू के लाइन है, ये रेवेन्यू के लाइन है। अब यहाँ पर बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो साइड।
यानी कि यहाँ से जो है ना ये आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है ना ये कर्व चालू हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कि स्टार्टिंग में जो है ना वो डिक्लाइनिंग जा रहा था, फिर आपका एक लेवल पे ज़ीरो आया और उसके बाद सीधा बढ़ रहा है। ये पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट करके इंडिकेट करोगे। तो दो कंडीशन पूरे होने चाहिए, पहला मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि नीचे से जो है ना मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के कॉस्ट के कर्व को कट कर रहा है। ये बात जो है ना आपने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो आपको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको आप किस पॉइंट से नाम से पुकारोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से पुकारोगे। तो ये दोनों कंडीशन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं उसको ध्यान में रखोगे, तब जाके जो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। अब यानी कि ये दोनों कंडीशन मतलब क्या हो गया, तब तक आउटपुट जो है ना वो बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि आउटपुट जो है ना उसी हिसाब से आप बढ़ाओ, इस पॉइंट के हिसाब से ही बढ़ाओ जिससे आप प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से ना, एवरेज रेवेन्यू आपका ऊपर होगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, एवरेज कॉस्ट से, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस पॉइंट पर होगा, मैक्स प्रॉफिट उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं तक जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सोच लो, मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं तक जाएगा, तो उसके हिसाब से आप जो है वो सोच सकते हो। ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रखनी है। अब अगर इस बात को हम लोग इंडिकेट करें कि प्रॉफिट एंड लॉस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं आपका एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले लेते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू अगर ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो ये कॉस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। आपको पता है इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों आता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा कमा रहे हो इसका मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, जिसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए कि अगर ये जो एवरेज कॉस्ट के इक्विवेलेंट है, इक्वल टू ए आर, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। अब यहाँ पर जो है ना एवरेज रेवेन्यू अगर कम है इस एवरेज कॉस्ट से, तो इसका मतलब जो होता है ना कि ये आप इकोनॉमिक लॉस कर रहे हो, ये इकोनॉमिक लॉस कर रहे हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, इकोनॉमिक लॉस कर रहे हो क्योंकि जो जो आपका एवरेज कॉस्ट से जो है ना एवरेज रेवेन्यू कम है। अब इकोनॉमिक लॉस, ये जो एवरेज रेवेन्यू है इकोनॉमिक कॉस्ट लॉस तो हो ही रहा है, उसके अलावा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। अगर एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो आपका लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो इसको शट डाउन पॉइंट बोलेंगे। अब आप बंद करो, बिजनेस बंद करो, काम चालू मत रखो, बंद करो, क्योंकि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट से भी आप वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल रहे, मतलब जितने का रिफिल आप खरीद के लगा रहे हो ना उतने का पेन भी बेच नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये आपका शटडाउन पॉइंट इसको बोलेंगे, इसको ही शटडाउन पॉइंट बोलेंगे, जो हमारा अगला कंसेप्ट है। अगर आपको एक बार बैक करके इसको सुनना है तो फिर से बैक करके सुन लो। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा कमा रहे हो एवरेज रेवेन्यू तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इक्वल कमा रहे हो तो नॉर्मल प्रॉफिट, कम कमा रहे हो तो इकोनॉमिक लॉस। एवरेज रेवेन्यू अगर वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो शटडाउन पॉइंट आता है। यानी कि शटडाउन पॉइंट किसको शटडाउन पॉइंट से हमको क्या पता चलता है कि आप जो है ना क्या बोलते हैं टोटल रेवेन्यू जो है ना, टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है या ज़्यादा है या इक्वल है, बहुत ज़्यादा तो इक्वल है, रिफिल का खर्चा भी कम से कम निकाल पा रहे हो ना, तो तभी तक जो है ना वो आप प्रोडक्शन करो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू अगर ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है, तो यानी कि आपको तभी तक प्रोडक्शन करना है, ठीक है। जैसे ही अगर मान लीजिए कि ये आपका टोटल रेवेन्यू जो होता है ना, टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो आपको शट डाउन कर देना है, शट डाउन मतलब ये पॉइंट से नीचे गया तो शट डाउन कर देना है। शट डाउन पॉइंट पर प्रोडक्शन रोको, नहीं तो आपको ऑपरेटिंग लॉस भी हो जाएगा, नहीं तो आपको भयंकर लॉस होने वाला है। शट डाउन मतलब बर्बाद हो जाएगा पूरा, रिफिल का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इसको ये करेंगे। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन को रोक दिया तो कौन सा खर्चा केवल बढ़ेगा, केवल ऑपरेटिंग लॉस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का लॉस होगा, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो अवॉइडेबल है, वो आपको रेंट वेंट तो लगते ही रहेगा, और प्लस जो है ना अदर ऑपरेटिंग
तो मैक्सिमम इतना लॉस होगा उसको ऑपरेटिंग लॉस कह के पुकारा गया, इसी को बोला गया शटडाउन पॉइंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बैक करके सुनोगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अगला कंसेप्ट देखने के लिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारा ये कंसेप्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है ना, यहाँ पर प्रोडक्शन को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे यानी कि मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि इसमें इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन, आइसो क्वांट कर्व इसको बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी कर्व, आइसो क्वांट कर्व बोलते हैं। यानी कि आप इनपुट का बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना लो। जैसे कि इनपुट में हम लोग दो वेरिएबल को रखते हैं, कैपिटल को मान लो और लेबर को रखते हैं, लेबर को रखते हैं। कैपिटल 100 रुपया, लेबर 8 घंटे। कैपिटल 200 रुपया, लेबर आधा के से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 5 रखते हैं, लेबर 5 घंटे। कैपिटल 300 रुपया, लेबर 2 घंटे। ठीक है, तो कोई फिक्स ये नहीं करते, इसका मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, इनपुट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आउटपुट जो है वो इस तीनों कॉम्बिनेशन में ए कॉम्बिनेशन फॉलो करो, लेबर वेरी ये करो या ये करो, तीनों कॉम्बिनेशन में आउटपुट इक्वल टू सेम आउटपुट मान लो तीनों कॉम्बिनेशन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके मिलेगा। आप कैपिटल इंटेंसिव जाना चाह रहे हो, लेबर इंटेंसिव जाना चाह रहे हो, वो आप डिसाइड करो। तीनों ऑप्शन है आपके पास, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बताता है, ये आइसो क्वांट कर्व बताता है, कांस्टेंट आउटपुट इन एनी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, इसीलिए इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। इक्वल क्वांटिटी को प्रोडक्ट कर्व भी कह के पुकारते हैं। ठीक है, इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस भी कहते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस भी कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच देखा था। कार्डिनल अप्रोच में आपने देखा था कि सेटिस्फेक्शन को आप मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल में आपने इंडिफरेंस कर्व देखा था। इंडिफरेंस कर्व अगर आपको याद होगा, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया था इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए। इंडिफरेंस कर्व में ये प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ये भी सेम, ये प्रोडक्शन के लिए बताता है, वो सेटिस्फैक्शन के लिए बताता था। मतलब आपका सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता है, सेटिस्फैक्शन को कंपेयर किया जा सकता है, ये बताता था ऑर्डिनल अप्रोच। अब यहाँ पर बात करते हैं ना कि प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो सेम आपका इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है, वो वाला। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच वाला। लेकिन अंतर इतना ही होता है कि वहाँ पर सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते थे, यहाँ पर प्रोडक्शन को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं। तो इस कर्व को आइसोक्वांट कर्व कहा जाएगा, ऐसे कर्व को आइसोक्वांट कर्व कहा जाएगा। सपोज दैट हम लोग यहाँ पर जो है ना, एक्स एक्सिस पर हम लोगों को एक्स एक्सिस बनाते हैं और दूसरा हम लोग वाई एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग एक लेबर को रखते हैं, जो हमने आवर देखा वो लेबर को रखते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग कैपिटल को रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग कैपिटल को रखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों का जैसे जैसे कैपिटल बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे लेबर जो है ना कम होता चला जाएगा। इस वजह से जो हमारा कर्व बनेगा ना, वो इस शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा। अब इस शेप पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन सी। अब ये जो शेप है ना, ये जो चंदा मामा शेप बना है ना, वो शेप पे आप देखोगे ना कि हर शेप पे इस पॉइंट पे बनाओ या इस कॉम्बिनेशन पे बनाओ या इस कॉम्बिनेशन पे बनाओ, ये आपका यूनिट अल्टीमेटली एक ही यूनिट प्रोड्यूस करके देगा, इक्वल यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका 1000 यूनिट, ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन को बढ़ाओगे घटाओगे, मतलब एक प्रोपोर्शन में नहीं ले जाओगे, अपने मन से जो है ना बहुत ज़्यादा कर दिया, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लेबर को चेंज कर दिया, तो मान लो इसको बोलेंगे IQ लाइन, IQ1, ये IQ1 हो गया, ये IQ2 हो गया, IQ3 हो गया। ये जो IQ लाइन है ना, आइसो क्वांट लाइन, ये एक दूसरे को कट कभी नहीं करेगा, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ये सब इसके फीचर्स में आप लिख सकते हो। पहला फीचर्स है ना, ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, यानी कि ऑरिजिन की तरफ जो है ना वो कन्वेक्स झुकता है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट का जो आपका सिस्टम था ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। नेगेटिवली स्लोप होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है।
कोई भी जो है ना फैक्टर इसमें जीरो नहीं होता है, इसीलिए ना एक्स को टच करेगा ना वाई एक्सेस को टच करेगा। ठीक है, तो ये बातें, ये आपस में एक दूसरे के लाइन को कट नहीं करता है। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन पे ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, कट नहीं करता है। ठीक है, ये पैरेलल भी जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, ICQ1, IQ2, IQ3 ये पैरेलल हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स, एक बार फीचर्स आप इसके रीड कर लेना स्टडी मटेरियल से। फीचर्स जो है ना वो आपको आइसोक्वांट कर्व के आप रीड कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जो है ना ये कहानी यहीं तक पूरी नहीं होती है। आपने जो है ना वो बजट लाइन करके जो है ना वो बजट लाइन करके जो है ना वो देखा था, उसको आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ पर बोलते हैं। जैसे आइसो क्वांट हो गया ना, वैसे आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं यहाँ पर बजट को। ये एक प्रकार का बजट लाइन होता है, बजट कांस्टेंट लाइन होता है, इसको इक्वल कॉस्ट लाइन बोलते हैं, इक्वल कॉस्ट लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखना है कि गिवन अमाउंट ऑफ मनी में, मान लीजिए आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, आपके पास मान लीजिए कि 100 लाख है। गिवन अमाउंट ऑफ मनी में आपको दो फैक्टर का इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना है, लेबर और कैपिटल का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कि आपके बजट में फॉल करे। ठीक है, तो उसको मतलब टोटल कॉस्ट सेम बने, क्योंकि 100 लाख रुपए आपके पास केवल हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 100 लाख रुपए केवल हैं, तो कुछ पैसे हम लोग लेबर को लगाते हैं एक्स एक्सेस पर, और वाई एक्सेस पर कैपिटल को लगाते हैं। तो लेबर को लगाते हैं, अगर हम लोग लेबर जो है ना लेबर को लगाएंगे तो आपका जो है ना वो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग आते हैं 250 करके, 250 500 हो गया। हमारे पास मान लीजिए 1000 लैक्स है। ठीक है, 1000 लैक्स है, 250 250 250 और 250। ठीक है, तो ये आपका 1000 हो गया। लेबर में भी हम लोग 250 250 250 और 250, क्योंकि हमारे पास जो है ना क्या बोलते हैं इतने पैसे खर्च करने के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या बोलते हैं 250 का लाइन बनाया, मान लीजिए हमारे पास 500 लैक्स है खर्च करने के लिए। अभी एग्जाम्पल को फिर से चेंज करना पड़ेगा, 500 लैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि आप ना क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर आपने मान लीजिए कि हाँ, आपने मान लीजिए कि 250 यहाँ पे लगा है। आपने जो है ना पूरा का पूरा पैसा तो एक जगह नहीं लगा सकते हो। 250 लेबर में लगाए, 250 लैक्स, और उसके बाद जो है ना वो 750 लाख यहाँ पे लगाया, तो पॉइंट ये बना। दूसरा ऑप्शन है आप ना 250 500 यहाँ पे लगाओ और 500 यहाँ पे लगाओ, तो ये लाइन यहाँ पे बना। तीसरा ऑप्शन है कि आप उलट दो, 750 यहाँ पे लगाओ, 250 500 और 750 लाख यहाँ पे लगाओ और 250 लाख यहाँ पे लगाओ। तो इस तरह से जो ये लाइन जो आपका ड्रॉ होगा ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ होगा। इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट का लाइन, बजट का, ये पैरेलल होगा। ठीक है, ये जो लाइन है आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी को बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, यानी कि आपके पास कॉस्ट सीमित है, कॉस्ट आपके पास सीमित है। अगला कंसेप्ट जो आएगा ना वो आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का आएगा। तो अब हम लोग इस पर जो IQ लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इस पर जो IQ लाइन फॉल करेगा वो हमारे बजट में होगा। ठीक है, इस पर जो IQ लाइन फॉल करेंगे ये हमारे बजट में होगा। अब यहाँ पर बोला कि कैपिटल, और इसका फीचर क्या हो गया आइसो कॉस्ट लाइन का, कि कैपिटल और लेबर का कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, कैपिटल और लेबर का कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ, कॉस्ट सेम होगा। कॉस्ट तो हमारे पास 1000 लाख रुपए थे, तो 1000 लाख रुपीज ही कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट आपका। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कब होगा, कि जब आप जो IQ कर्व जब आपने ड्रॉ किया ना, IQ कर्व आपने IQ1 IQ2 IQ3 IQ4, तो पहली बात आप देख सकते हो कि ये हमारे बजट के ऊपर में है, बजट के ऊपर में है। नीचे का जो लाइन है और ये वाला लाइन है वो हमारे अंडर बजट है, ये ओवर बजट है। बजट लाइन पे जो फॉल करेगा, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमारे गिवन अमाउंट, जितना पैसा हमारे पास है उसमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। ठीक है, या मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो है ना कि आपका यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमारा जो है ना बजट लाइन पर टकराता है, ये सिर्फ दो कॉम्बिनेशन जो है हमारे बजट में है, ये सिर्फ दो कॉम्बिनेशन हमारे बजट में है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन करना, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन करना। जिस पॉइंट पे ये बजट लाइन हमारे बजट लाइन में टकरा है ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट
तो जब आप रीड करोगे आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पता चलेगा। वो बोला कि बजट या आइसो कॉस्ट लाइन पर जो आईक्यू यानी कि आइसो क्वांट कर्व फॉल करता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमको गिवन कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देगा। गिवन कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देगा, या मैक्स आउटपुट जो है ना वो गिवन बजट में देगा। मैक्स आउटपुट जो है ना गिवन बजट में देगा। इसी चीज़ को बताया गया है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन करके। इसी की लंबी चौड़ी कहानी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन करके बताया गया है। इस चैप्टर को हम लोगों ने जो है ना वो एक बार जो है ना ओवरऑल समझा। अब स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैं इस चैप्टर को एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आसान शब्दों में लगा होगा। आप कोशिश करना एक बार जो है ना मेरी बातें सुनने के बाद स्टडी मटेरियल से जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रीड कर लेने की। और जो मेरी बातें हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वहाँ पर बैक करके सुनना और बैक करके देखना, और उसके बाद जो है ना पॉइंट्स को नोट करना, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बताता हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो 9771116500 पर मुझको व्हाट्सअप करके जो है ना अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं ऑडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, अगले वीडियोज़ तक के लिए जय राम जी की।